अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू की, जो आपको अपनी माली समझ और फैसला साजी की सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए एक मरहलावार गाइड फराहम करती है। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप समझ पाएंगे कि पैसे, सरमायाकारी और माली मौके को दानिशमंदी से कैसे संभालना है और कैसे छोटी आदतें और बाखबर इंतखाब आपकी तवील मुद्दती दौलत और इस्तेहकाम की बुनियाद बन सकते हैं। ये सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमली तब्दीली और कंट्रोल का एक रोड मैप है। चले इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। एक ख्याल जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर आता है, खास तौर पर महीने के आखिर में। बिल्कुल, जब जेबें खाली होने लगते हैं, वो ये है कि काश मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो सारे मसले हल हो जाते। ये एक बहुत ही इंसानी ख्वाहिश है। लगता है कि पैसा ही हर ताले की चाबी है। सही, लेकिन क्या वाकई ज्यादा पैसा तमाम मसाइल का हल है? देखें, रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब में सबसे पहले इसी ख्याल को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादा पैसा अक्सर मसाइल को हल नहीं करता बल्कि और बढ़ा देता है। अच्छा, वो कैसे? इसकी सबसे अच्छी मिसालें वो लोग हैं जो अचानक अमीर हो जाते हैं, जैसे लॉटरी जीतने वाले या मशहूर एथलीट्स और फनकार। हाँ, ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी हैं। बिल्कुल, वो करोड़पति बनते हैं और चंद ही सालों में वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था, बल्कि उससे भी बदतर हालत में। जी हाँ, किताब में एनसी हैमर की मिसाल दी गई है ना? वो मशहूर रैपर वही। जिसने 90 की दिहाई में करोड़ों डॉलर्स कमाए और फिर दिवालिया हो गया। लेकिन ये तो बहुत बड़े केसेस हैं। सही। एक आम आदमी जो तनख्वाह पर गुजारा करता है, उसके लिए तो तनख्वाह में इजाफा वाकई बहुत से मसाइल हल कर सकता है। मतलब उसके बिल वक्त पर अदा हो जाएंगे, वो बच्चों की फीस आसानी से दे पाएगा। बज़ाहिर ऐसे ही लगता है, और ये एक बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन होता क्या है? लाइफस्टाइल बदल जाता है। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी, छोटे घर से बड़ा घर। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। और नतीजा ये होता है कि ज्यादा कमाने के बावजूद महीने के आखिर में उसके पास कुछ नहीं बचता, या शायद उससे भी कम। हाँ, और वो पहले से ज्यादा गहरे कर्ज के चक्कर में फंस जाता है। ये तो बहुत सच है। मैंने खुद अपने इर्द गिर्द लोगों को ये करते देखा है। तनख्वाह बढ़ती है लेकिन माली परेशानी वहीं की वहीं रहती है। तो फिर मसला है कहाँ? यहीं पर कियोसाकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी माली जहानत का तस्वर लाते हैं। उनके मुताबिक असल मसला पैसे की मिकदार का है ही नहीं, मसला माली जहानत की कमी का है। पैसा एक टूल की तरह है, मतलब? बिल्कुल, एक ताकतवर टूल की तरह। अगर आपको एक चेन सॉ दे दिया जाए लेकिन उसे इस्तेमाल करना ना सिखाया जाए तो बहुत ज्यादा इम्कान है कि आप खुद को ही जख्मी कर लेंगे। पैसा भी बिल्कुल वैसा ही है। वाह! तो असल मकसद सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे के इस पूरे खेल को समझना और इसे अपने काबू में लाना है। बिल्कुल, और यही वो बुनियादी नुक्ता है जहां से माली आजादी का हकीकी सफर शुरू होता है। ठीक है, तो अगर पैसा मसला नहीं है, तो फिर हल क्या है? यहीं पर वो अपने दो वालिदों की कहानी सुनाते हैं, है ना? एक अमीर वालिद और एक गरीब वालिद। जी, ये कहानी उनकी पूरी सोच की बुनियाद है। उनके गरीब वालिद, जो उनके हकीकी वालिद थे, बहुत आला तालीम याफ्ता थे, पीएचडी थे। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े थे शायद? जी, स्टैनफोर्ड, शिकागो और हवाई रियासत के हेड ऑफ एजुकेशन भी बने। लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी माली मुश्किलात का शिकार रहे। उनका फलसफा था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लो और एक महफूज नौकरी तलाश करो। जो कि हमारे माशरे में भी एक बहुत ही आम और काबिले इज्जत सोच है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उनके अमीर वालिद थे, जो उनके दोस्त के वालिद थे। उन्होंने 8वीं जमात के बाद स्कूल छोड़ दिया था। सिर्फ 8वीं जमात? जी, लेकिन वो माली मसाइल को एक बोझ नहीं बल्कि सीखने का एक मौका समझते थे, अपनी माली जहानत बढ़ाने का जरिया। और इसी सोच ने उन्हें हवाई के अमीर तरीन लोगों में से एक बना दिया। इससे ये तो साफ जाहिर है कि सिर्फ एकेडमिक तालीम माली कामयाबी की जमानत नहीं है। हरगिज नहीं। किताब में गोल्फ की एक बेहतरीन मिसाल दी गई है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। लोग लाखों रुपए के महंगे तरीन गोल्फ क्लब्स खरीद लेंगे, ये सोचकर कि उससे उनका खेल बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो चंद हजार रुपए खर्च करके किसी प्रोफेशनल से गोल्फ के असबाक लेने पर तैयार नहीं होते। बिल्कुल। और यही उसूल पैसे पर भी लागू होता है। इसी तरह
लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर कोई स्टॉक या प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन उस असासे को समझने के इल्म पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। तो यहाँ कियोसाकी का किलीदी निकता क्या है? वो एक इनकलाबी बात कहते हैं, सोना, स्टॉक्स या कारोबार आपको अमीर नहीं बनाते। इन चीजों के बारे में आपका इल्म, आपकी हिकमत और आपकी जानकारी यानी आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको अमीर बनाती है। मतलब असासा खुद अहम नहीं, असासे से मुताल्लिक मालूमात सबसे कीमती असासा है। एग्जैक्टली। ये बात तो वाकई जहन को झंझोड़ देती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें माली मसाइल से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक चैलेंज के तौर पर कबूल करना चाहिए। और यहीं पर अमीर वालिद का फलसफा काम आता है। वो कहते थे, माली मसाइल आपको होशियार बनाते हैं, अगर आप हिम्मत करके उन्हें हल करें। लेकिन ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल, है ना? जब बिल सर पर खड़े हों तो परेशानी तो होती है। होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अमीर लोग माली मसाइल को खुशामदीद कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हर हल किया गया मसला उनके फाइनेंशियल आईक्यू में इजाफा करता है, उन्हें पहले से ज्यादा तजुर्बाकार और ज़हीन बनाता है। किताब में इसको समझाने के लिए दांत के दर्द की एक बहुत ही ताकतवर मिसाल है। जी। अगर किसी के दांत में हल्का सा दर्द शुरू हो और वो इसे नजरअंदाज कर दे कि खुद ही ठीक हो जाएगा, तो आगे क्या होता है? वो छोटा सा दर्द बढ़ता है, इन्फेक्शन फैलता है और फिर काम पर छुट्टी, काम से छुट्टी, नौकरी का खतरा और बात बेघर होने तक भी पहुंच सकती है। एक छोटा सा मसला जिसे नजरअंदाज किया गया, वो मसाइल के एक पूरे पहाड़ में तब्दील हो गया। माली मसाइल भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये दांत के दर्द वाली मिसाल तो बहुत ही रिलेटेबल है। हम अक्सर क्रेडिट कार्ड का कर्ज अदा करने के लिए एक पर्सनल लोन ले लेते हैं। बिल्कुल, वो फौरी तौर पर दर्द को तो दबा देते हैं, लेकिन मसले की जड़ यानी अपनी खर्च करने की आदत उसको हल नहीं करते। तो वो सिर्फ एक मसले को दूसरे ज्यादा महंगे मसले से बदल रहे होते हैं। इसीलिए कियोसाकी कहते हैं कि गुर्बत की तारीफ है हल से ज्यादा मसलों का होना। आप जब भी कोई माली मसला हल करते हैं, आप अपनी जहानत बढ़ाते हैं और गुर्बत से एक कदम दूर हो जाते हैं। और शायद सबसे बड़ा सबक ये समझना है कि जिस खेल को हम खेल रहे हैं, पिछले 50 सालों में उसके उसूल ही बदल चुके हैं। 1971 में कुछ हुआ था, है ना? जी, ये इस किताब का शायद सबसे चौंका देने वाला हिस्सा है। 1971 तक अमेरिकी डॉलर गोल्ड स्टैंडर्ड पर मबनी था। अच्छा, उसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि हुकूमत जितने डॉलर छापती थी, उसके पीछे अपने खजाने में एक मखसूस मिकदार में सोना रखने की पाबंद थी। आप कागजी डॉलर लेकर उसके बदले सोना ले सकते थे। उस वक्त डॉलर दरहकीकत पैसा था, मनी। लेकिन फिर 1971 में सदर निक्सन ने इसे खत्म कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने अमरीकी डॉलर को सोने के मयार से अलग कर दिया। इस एक फैसले ने डॉलर को पैसे से एक करेंसी में तब्दील कर दिया। एक मिनट, करेंसी? इसमें क्या फर्क है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। करेंसी का लफ्ज करंट से निकला है, जैसे बिजली का करंट या पानी का बहाव। इसका मतलब है कि इसे हमेशा हरकत में रहना चाहिए। अगर आपकी करेंसी बैंक में बेहरकत पड़ी है, तो महंगाई की वजह से उसकी कद्र हर गुजरते दिन के साथ कम होती जा रही है। तो इस एक तब्दीली का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एक ही रात में बचत करने वाले नुकसान में रहे, सेवर्स बिकेम लूजर्स। एक मिनट, यहाँ रुकिए। बचत करने वाले नुकसान में रहे, ये तो हमारे पूरे माली निजाम की बुनियाद के खिलाफ है। हमें तो बचपन से यही सिखाया जाता है कि पैसा बचाओ, पैसा जोड़ो। 15 अगस्त 1971 के बाद वो मशवरा ना सिर्फ पुराना हो गया, बल्कि खतरनाक भी हो गया, क्योंकि अब आप जो चीज बचा रहे हैं वो पैसा नहीं, करेंसी है। और करेंसी की कदर मुसलसल कम हो रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ कर्ज लेने वाले फायदे में रहे, डेटर्स बिकेम विनर्स। क्योंकि अगर आप आज कर्ज लेकर कोई हकीकी असासा जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आने वाले सालों में आप अपना कर्ज उस करेंसी से वापस करते हैं जिसकी कद्र कम हो चुकी होती है। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब है कि हमारे वालदेन का वो पुराना मशवरा कि मेहनत करो और पैसा बचाओ, आज के दौर में एक नाकाम हिकमत अमली है। बिल्कुल दुरुस्त। और जैसे ये तब्दीली काफी नहीं थी, उसके ठीक 3 साल बाद 1974 में एक और बहुत बड़ी तब्दीली आई, और उसका ताल्लुक रिटायरमेंट से था। जी,
पेंशन का निजाम। पहले कंपनियां गारंटी शुदा पेंशन देती थीं, जिसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान कहते हैं। यानी कंपनी की जिम्मेदारी थी कि रिटायरमेंट के बाद आपको उम्र भर एक मखसूस रकम देती रहे। लेकिन 1974 के बाद कंपनियां डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान्स की तरफ मुंतकिल हो गईं, जैसे 401k। जिसमें सारी जिम्मेदारी मुलाजिम पर आ गई। सारी जिम्मेदारी, आप उसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे कैसे बढ़ाते हैं, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मार्केट क्रैश हो गई तो नुकसान आपका। और आज जैसा कि किताब में बताया गया है, लोगों का सबसे बड़ा खौफ दहशतगर्दी नहीं, बल्कि ये है कि रिटायरमेंट में उनके पैसे खत्म हो जाएंगे। ये खौफ हमारे माशरों में भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां मुश्तरका खानदानी निज़ाम, जो एक तरह का समाजी सिक्योरिटी नेट था, अब कमज़ोर हो रहा है। तो इन दो तब्दीलियों ने पैसे के उसूल हमेशा के लिए बदल दिए। बिल्कुल। और जो लोग आज भी पुराने 1971 से पहले वाले असूलों पर चल रहे हैं, वो माली तौर पर जद्दोजहद करते रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके उसूल वो जानते ही नहीं। ठीक है, तो ये वाजे हो गया कि खेल नया है, उसूल नए हैं और जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो अब हमें अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ानी होगी। किताब इस जहानत को मापने के लिए 5 IQs बताती है। जी, ये 5 IQ माली जहानत के 5 सुतून हैं, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह। पहला IQ है ज्यादा पैसा कमाना, यानी आप कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, ये तो बुनियादी बात है। हाँ, ज्यादातर लोग सिर्फ इसी पर तवज्जो देते हैं। दूसरा है अपने पैसे की हिफाजत करना। टैक्स से मतलब? बिल्कुल। आप अपने कमाए हुए पैसे में से कितना हिस्सा टैक्स और दीगर कटौतियों से बचा पाते हैं। जो शख्स 1 लाख कमाकर कानूनी तौर पर 20% टैक्स देता है, उसका IQ उस शख्स से ज्यादा है जो 40% टैक्स देता है। सही। और तीसरा? तीसरा IQ है अपने पैसे का बजट बनाना। बहुत अहम है। क्या आप अपनी आमदनी से कम खर्च करते हैं और एक सरप्लस यानी कुछ रकम बचाते हैं? बहुत से लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन बचा कुछ नहीं पाते। उनका बजट एक लीक करती बाल्टी की तरह होता है। जितना पैसा आता है, सब बह जाता है। अच्छा, पहले 3 तो समझ में आते हैं। ज्यादा कमाओ, टैक्स से बचाओ और बजट बनाओ। लेकिन ये चौथा IQ, अपने पैसे को लेवरेज करना, इसका क्या मतलब है? ये सरमायाकारी से एक कदम आगे है। इसका मतलब है आप अपनी बचत या सरप्लस पर कितना रिटर्न हासिल करते हैं। जो शख्स अपने सरप्लस पर 50% सालाना मुनाफा कमाता है, उसका IQ उस शख्स से 10 गुना ज्यादा है जो उसे बैंक में रखकर सिर्फ 5% कमाता है। ये अपने पैसे से काम लेने का हुनर है। और आखिर में पांचवा IQ? पांचवा IQ है अपनी माली मालूमात को बेहतर बनाना, यानी आप मुसलसल कितना नया इल्म हासिल कर रहे हैं। ये IQ बाकी तमाम IQs की बुनियाद है। क्योंकि जितना ज्यादा कोई सीखेगा, उतना ही बेहतर वो कमा सकेगा, बचा सकेगा और लेवरेज कर सकेगा। बिल्कुल, ये कभी ना खत्म होने वाला अमल है। तो ये पांचों IQs मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। ये हमें किताब के एक आखिरी बहुत अहम तस्वुर की तरफ लाता है, वो क्वाड्रेंट वाला। जी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये एक बहुत सादा लेकिन गहरा नक्शा है जो बताता है कि दुनिया में लोग पैसा कैसे कमाते हैं। 4 खाने हैं, E, S, B और I। E यानी एम्प्लॉई, मुलाजिम। S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे कोई डॉक्टर, वकील या दुकानदार जो खुद अपने लिए काम करता है। अगर वो काम ना करे तो पैसा नहीं आता। सही। और दाईं तरफ है B यानी बिग बिजनेस ओनर, वो शख्स जिसके पास एक बड़ा सिस्टम होता है। वो खुद काम नहीं करता, उसका सिस्टम उसके लिए काम करता है। और आखिर में I यानी इन्वेस्टर, सरमायाकार, जिसका पैसा उसके लिए पैसा कमाता है। बिल्कुल। उसे खुद काम करने की जरूरत नहीं, उसके असासे उसके लिए काम करते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि E और S क्वाड्रेंट में रहने वाले लोगों को अक्सर इन 5 फाइनेंशियल IQs की अहमियत का एहसास ही नहीं होता। उनका ध्यान अच्छी नौकरी या ज्यादा क्लाइंट्स हासिल करने पर होता है। लेकिन B और I क्वाड्रेंट में कामयाबी का इन्हिसार ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर है। आप एक अच्छा बिजनेस सिस्टम या एक मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बगैर गहरे माली इल्म के नहीं बना सकते। नामुमकिन है। B और I क्वाड्रेंट का खेल ही फाइनेंशियल IQ का खेल है। ये सिर्फ मेहनत का नहीं, जहानत का खेल है। तो ये गुफ्तगू इस सवाल पर ख़त्म होती है कि सुनने वाले खुद को इस वक्त किस क्वाड्रेंट में पाते हैं और वो मुस्तकबिल में कहाँ जाना चाहते हैं। ये सवाल किसी मंजिल का ऐलान नहीं, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़ है।
हमारा मिशन आज 3 अजीबोगरीब लेकिन बहुत पावरफुल फाइनेंशियल आइडियाज को समझना है। पहला, ज्यादा पैसा कैसे बनाएं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे हम सोचते हैं। दूसरा, जो पैसा बनाया है उसे बचाएं कैसे, खासकर उन लोगों से जिन पर हम ट्रस्ट करते हैं। और तीसरा, बजट कैसे बनाएं जो आपको अमीर बनाए, गरीब नहीं। ये सब कियोसाकी की अपनी लाइफ स्टोरी और उनकी यूनिक फाइनेंशियल फिलॉसफी से निकला है। बिल्कुल सही। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि कियोसाकी की जो अप्रोच है वो आम फाइनेंशियल एडवाइस के बिल्कुल उलट है। हम सबको सिखाया जाता है कि अच्छी जॉब ढूंढो, हाई सैलरी लो, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि उन्होंने हाई पेइंग जॉब्स को ठुकराकर लर्निंग और स्किल्स को क्यों तरजीह दी। ये शॉर्ट टर्म पैसों के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बिल्ड करने का गेम है। तो चलिए इस अनकन्वेंशनल माइंडसेट को आराम से अनपैक करते हैं। कियोसाकी की कहानी वाकई हैरानकुन है। सोर्स बताता है कि 1969 में वो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी में काम करते थे और उनकी सैलरी थी $47,000 सालाना। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन $140,000 बनते हैं। ये एक फैंटास्टिक जॉब थी, बहुत अच्छी जॉब। लेकिन उन्होंने ये जॉब छोड़ दी और यूएस मरीन कोर ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें सालाना सिर्फ $2,400 मिलते थे। एक मिनट, ये बात हजम करना मुश्किल है। इतना बड़ा पे कट, ये तो लर्निंग से ज्यादा फाइनेंशियल सुसाइड लगता है। कोई ऐसा क्यों करेगा? सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब ही इस किताब का कोर आइडिया है। अर्निंग से ज्यादा लर्निंग को अहमियत देना। उनके लिए वो $140,000 वाली जॉब एक ट्रैक थी। उन्हें पता था कि उस जॉब से वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाएंगे, लेकिन अमीर नहीं बनेंगे। मरीन कोर में उन्हें पैसा नहीं, लीडरशिप स्किल्स मिल रही थीं, प्रेशर में काम करना, लोगों को मैनेज करना। जंग के बाद उन्होंने एक और अजीब फैसला किया। वो ज़ेरॉक्स कंपनी में एज ए सेल्समैन काम करने लगे, जहां तनख्वाह और भी कम थी, सिर्फ $720 महीना। ज़ेरॉक्स में? वहां क्यों? क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे और उन्हें पता था कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सेल्स है। उन्हें रिजेक्शन से डर लगता था, शर्म आती थी। तो पैसा कमाने के बजाय उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का फैसला किया। ये डिलेड ग्रैटिफिकेशन की एक जबरदस्त मिसाल है। उन्होंने फौरन मिलने वाली सैलरी के बजाय फ्यूचर की कैपेबिलिटीज पर इन्वेस्ट किया। उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि उस इंसान में तब्दील होना था जो पैसा बना सकता है। और ये सफ़र आसान नहीं था, जैसा कि जिक्र किया गया है। वो बताते हैं कि 2 साल तक वो ज़ीरोस के सबसे खराब सेल्समैन थे। बिल्कुल। और हर वक्त उन्हें नौकरी से निकाले जाने का खतरा रहता था। लेकिन आखिरकार वो उस ब्रांच के नंबर 1 सेल्समैन बन गए। उनका एक कोट है, सॉल्विंग द प्रॉब्लम वॉज द पाथ टू वेल्थ। तो उन्होंने सेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया, अपने डर पर काबू पाया और इस प्रोसेस में वो अमीर बनने के करीब हो गए। और यही वो लव्स प्रोसेस है जिस पर ऑथर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि पैसा बनाने का प्रोसेस आपको अमीर बनाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल लॉटरी विनर्स हैं। उन्हें पैसा एक इवेंट में मिल जाता है, बगैर किसी प्रोसेस से गुजरे। सही। इसलिए 80% लॉटरी विनर्स कुछ सालों में दोबारा गरीब हो जाते हैं। उनके पास पैसा तो आ जाता है, लेकिन उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस वहीं रहती है। कियोसाकी ने जानबूझकर स्किल्स बिल्ड करने के मुश्किल प्रोसेस को चुना। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उनके पहले बिजनेस की कहानी भी ऐसी है। उन्होंने नायलॉन सर्फर वॉलेट्स का बिजनेस शुरू किया, जो इतना कामयाब हुआ कि वो मिलियनेयर बन गए। लेकिन फिर अचानक बिजनेस फेल हो गया और वो दोबारा जीरो पर आ गए। इतने डिप्रेशन में चले गए कि सब कुछ छोड़ देना चाहते थे। लेकिन उनके रिच डैड ने उन्हें मसाइल से भागने के बजाय उनका सामना करने का मशवरा दिया, और यही फेलियर उनका असल बिजनेस स्कूल बन गया। उन्हें बिजनेस को दोबारा खड़ा करने के लिए नए मसाइल हल करने पड़े। पहले मार्केट आम थी, अब उन्हें एक स्पेसिफिक मार्केट निश ढूंढनी पड़ी। अच्छा। और वो थी रॉक बैंड्स के नाम लाइसेंस करना। फिर उनके कॉम्पिटिटर्स आ गए जो उनके प्रोडक्ट की सस्ती कॉपी यानी पायरेटेड वर्जन्स बेचने लगे। उन्हें इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ा। हर नया मसला उनकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहा था। तो इसका मतलब है कि अमीर लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, बल्कि शायद उन्हें ढूंढते हैं। यहाँ ES वर्सेस BI क्वाड्रेंट का जिक्र भी है। E फॉर एम्प्लॉई, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेस ओनर और I फॉर इन्वेस्टर। इनमें बुनियादी फर्क क्या है?
हाँ, ये एक बहुत अहम फर्क है। इसकी बुनियाद दरअसल सिक्योरिटी की तलाश है। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग जॉब सिक्योरिटी ढूंढते हैं, एक मुस्तकिल, प्रिडिक्टेबल पेचेक। उनका फोकस इनकम कॉलम पर होता है। जबकि बी और आई क्वाड्रेंट के लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी ढूंढते हैं, जो एसेट्स से आती है। उनके लिए सबसे बड़ा रिस्क एक ही इनकम सोर्स यानी नौकरी पर डिपेंड करना है। बी और आई क्वाड्रेंट के लोग शुरू में टेक्निकली मुफ्त काम करते हैं। वो अपना वक्त और एनर्जी एक एसेट बनाने में लगाते हैं, जो शायद सालों तक उन्हें कोई पैसा ना दे। लेकिन जब वो एसेट बन जाता है, तो वो उनके लिए पैसिव इनकम जनरेट करता है, जब वो सो भी रहे हों। इसका मतलब बी और आई क्वाड्रेंट में फेलियर का रिस्क बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का मामला है। और यहाँ पर 3 तरह की इनकम का जिक्र भी जरूरी है: अर्न्ड, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। अर्न्ड इनकम वो है जो आपको जॉब या एक्टिव काम से मिलती है। इस पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है और इसे प्रोटेक्ट करना सबसे मुश्किल है। ठीक है। पैसिव इनकम एसेट से आती है, जैसे रियल एस्टेट या बिजनेस प्रॉफिट्स। और पोर्टफोलियो इनकम स्टॉक्स और बॉन्ड से आती है। अमीर लोग पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करते हैं क्योंकि उस पर टैक्स कम लगता है। इस हिस्से का आखिरी नुक्ता एक स्पाइरल डायग्राम है जो बताता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको एक नए बड़े प्रॉब्लम तक ले जाता है। ये तो अजीब बात है, प्रॉब्लम सॉल्व करके नए प्रॉब्लम में फंसना। लेकिन हर सॉल्यूशन के साथ आपकी इंटेलिजेंस और आपकी दौलत भी बढ़ती है। जैसे वीडियो गेम में आप लेवल 1 क्लियर करते हैं तो लेवल 2 पर जाते हैं, जो ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी बड़े होते हैं। कियोसाकी कहते हैं, आप जितने ज्यादा मसाइल हल करेंगे उतने ही अमीर बनेंगे। फाइनेंशियल IQ 1 का मतलब ही मसाइल हल करने की आदत डालना है। ठीक है, ये समझ आ गया कि पैसा बनाना असल में मसाइल हल करने का ही दूसरा नाम है। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, जितना ज्यादा पैसा आप बनाते हैं उतने ही ज्यादा लोग आपके उस पैसे को लेने आ जाते हैं। और यहीं से फाइनेंशियल IQ 2 की जरूरत शुरू होती है, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना। सोर्स में फाइनेंशियल प्रेडिटर्स यानी माली शिकारियों का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो सुनने में काफी ड्रामेटिक लगता है। ड्रामेटिक जरूर है, लेकिन पॉइंट बहुत अहम है। इस IQ को परसेंटेज में नापा जाता है, आप अपनी इनकम का कितना फीसद अपने पास रख पाते हैं। और ये प्रेडेटर्स सिर्फ चोर या डाकू नहीं है। बुक में एक जबरदस्त एनालॉजी है। किसान की फसल के दुश्मन सिर्फ तूफान या सूखा नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी चीजें, जैसे खरगोश, परिंदे और कीड़े मकोड़े। बनीज, बर्ड्स एंड बग्स। हाँ, बनीज, बर्ड्स एंड बग्स भी उसकी फसल खा जाते हैं। देखने में बेजरार लगते हैं, लेकिन नुकसान बहुत करते हैं। इसी तरह हमारे फाइनेंशियल प्रेडेटर्स अक्सर वो लोग और इदारे होते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं। और इस लिस्ट में 7 B's शामिल हैं: ब्यूरोक्रेट्स, बैंकर्स, ब्रोकर्स, बिजनेसेस, ब्राइड्स, बोज, ब्रदर्स इन लॉ और बैरिस्टर्स। वेट अ मिनट, इस लिस्ट में ब्राइड्स और ब्रदर्स इन लॉ भी हैं। ये तो बहुत पर्सनल हो गया। कियोसाकी का इशारा किस तरफ है? क्या वो कह रहे हैं कि अपने रिश्तों पर भी शक करना शुरू कर दे? नहीं, शक करने की बात नहीं, बल्कि फाइनेंशियली स्मार्ट होने की बात है। लेकिन चलिए इस लिस्ट को तरतीब से देखते हैं। पहला बी है ब्यूरोक्रेट्स, जिसका सीधा मतलब है टैक्सेस। सोर्स के मुताबिक टैक्सेस हमारा सबसे बड़ा खर्चा है। यहाँ तनकीद टैक्स देने पर नहीं है, बल्कि इस बात पर है कि ब्यूरोक्रेट्स पैसा ऐसी जगह खर्च करते हैं जहां मसाइल हल नहीं होते, जिससे उन्हें और पैसा चाहिए होता है और टैक्सेस हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसमें AMT यानी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स जैसी चीजों का जिक्र है, जो लोगों पर दोहरा टैक्स लगाने का एक तरीका है। ये AMT क्या चीज है? थोड़ा आसान लफ्जों में समझा सकते हैं? AMT को समझने के लिए इसे टैक्स सिस्टम का सेफ्टी नेट कह सकते हैं, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई बहुत सारी टैक्स डिडक्शंस लेकर अपना लीगल टैक्स बहुत कम कर ले, तो AMT आकर कहता है, रुक जाओ, इतना कम भी नहीं, आपको कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इस तरह कुछ हाई इनकम लोगों पर 2 तरह से टैक्स लग जाता है। सोर्स इस मामले में न्यूट्रल रहता है। इसमें कहा गया है कि डेमोक्रेट्स टैक्स एंड स्पेंड और रिपब्लिकन्स बोरो एंड स्पेंड, दोनों ही पॉलिसीज आखिर में मुल्की कर्जे में इजाफा करती हैं। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल IQ अक्सर कमजोर होती है। ठीक है, तो
टैक्सेस तो वो प्रेडेटर हैं जो सबको नजर आते हैं, लेकिन कुछ शिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें हम खुद अपने पैसे का मुहाफिज समझते हैं। हैरत की बात है कि इस लिस्ट में अगला नाम बैंक्स का है। हाँ, क्योंकि बैंक का बिजनेस मॉडल ही आपके पैसों से पैसा बनाना है। सोर्स 401 के रिटायरमेंट प्लान्स और म्यूचुअल फंड्स में छुपी हुई फीस की निशानदेही करता है, जो इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि अक्सर एम्प्लॉयर्स तक को ठीक से नहीं पता होता। और फिर फनी मनी का कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के जरिए बैंक हर उस डॉलर पर जो आप डिपॉजिट करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कर्ज दे सकते हैं। ये नया पैसा सिस्टम में डालकर वो इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं, जिससे आपके बचाए हुए पैसों की कीमत कम हो जाती है। 1971 में जब अमेरिका ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग किया तो सेवर्स नुकसान में रह गए और स्मार्ट बोरोवर्स फायदे में। फिर आते हैं ब्रोकर्स यानी सेल्स पीपल। किताब में एक मजाहिया जुमला है, उन्हें ब्रोकर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपसे ज्यादा ब्रोक होते हैं। थोड़ी सख्त बात है, लेकिन शायद इशारा इस तरफ है कि सलाह उससे लें जिसने खुद वो काम करके दिखाया हो। बिल्कुल, मशवरा ये है कि ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स या ब्रोकर्स तलाश करें जो खुद भी एक्टिव इन्वेस्टर्स हों, जो आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के बजाय एजुकेट भी करें। बाकी 20 भी दिलचस्प हैं। बिजनेसेस जो आपको ऐसी चीजें बेचते हैं जो आपको गरीब बनाती हैं, खासकर हाई इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स। फिर आते हैं लव प्रेडिटर्स, यानी वो लोग जो पैसे के लिए शादी करते हैं। यहाँ प्री नप्चुअल एग्रीमेंट्स की अहमियत पर जोर दिया गया है। सही। फिर मौत के बाद अचानक पैदा होने वाले रिश्तेदार जो वसीयत और ट्रस्ट्स की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। और आखिर में बैरिस्टर्स यानी वकील जो गैर जरूरी मुकदमे करते हैं, जिससे बचने के लिए इंश्योरेंस और LLCs जैसी लीगल एंटिटीज की जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल IQ #2 का मतलब है कि अपने पैसे के चारों तरफ एक किला बनाना, लीगल स्ट्रक्चर्स, अच्छी एडवाइस और फाइनेंशियल एजुकेशन के जरिए। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, फाइनेंशियल IQ #3 यानी अपने पैसे को बजट करना। लेकिन इस चैप्टर में दो बिल्कुल मुख्तलिफ अप्रोचेस का मुकाबला किया गया है। पुअर डैड का अपनी आमदनी से कम खर्च करो यानी लिव बिलो योर मीन्स, और रिच डैड का अपनी आमदनी को बढ़ाओ यानी एक्सपैंड योर मीन्स। और ये सिर्फ दो अलग स्ट्रैटेजीज नहीं है, ये दो अलग माइंडसेट्स हैं। बजट का लफ्ज सुनकर अक्सर लोगों के जहन में कमी, पाबंदी और कंट्रोल का ख्याल आता है, लेकिन क्योसाकी कहते हैं कि बजट एक प्लान होता है। सवाल यह है कि आपका प्लान क्या है। अक्सर लोग अनजाने में बजट डेफिसिट का प्लान बनाते हैं, यानी उनका प्लान उन्हें गरीब या मिडिल क्लास रखता है। अमीर बनने के लिए आपको बजट सरप्लस का प्लान बनाना पड़ता है। और इस सरप्लस को हासिल करने का तरीका बिल्कुल उल्टी गिनती है। पे योरसेल्फ फर्स्ट का उसूल, ये तो बिल्कुल आम अकल के खिलाफ बात है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि सारे खर्चे निकालकर जो बचे उसे सेव करो। यहाँ तो कहा जा रहा है कि पहले सेव करो, भले बिल्स देने के पैसे ना बचे। ये तो बहुत रिस्की अप्रोच लगती है। रिस्की जरूर है, और यही इसका पॉइंट है। क्योसाकी कहते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रेशर ही आपको क्रिएटिव बनाता है। इसकी वजाहत के लिए उन्होंने अपनी बुक कीपर बेटी की मिसाल दी है। उन्होंने और उनकी वाइफ ने बेटी को हिदायत दी कि हर महीने उनकी इनकम का 30% सबसे पहले निकालकर एसेट्स खरीदने वाले अकाउंट में डाल दो। बाकी पैसों से बाकी सब बिल्स अदा करो। तो इसका नतीजा क्या हुआ? बिल्स तो उतने ही थे। नतीजा ये हुआ कि हर महीने उनके पास बिल्स देने के लिए पैसे कम पड़ जाते थे। क्रेडिटर्स फोन करते थे, प्रेशर डालते थे। इस प्रेशर ने उन्हें पैसों की कमी का मसला हल करने पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने खर्चे कम करने के बजाय अपनी इनकम बढ़ाने के नए रास्ते ढूंढने शुरू किए। ये प्रेशर उनके लिए एक टूल बन गया, प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने इस प्रेशर को फाइनेंशियल IQ 1 को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। आपका एक्सपेंस कॉलम, यानी आप पैसा कहाँ खर्च करते हैं, आपके मुस्तकबिल का आईना होता है। इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट तो और भी ज्यादा पावरफुल है। मेरे एसेट्स मेरे लायबिलिटीज का खर्चा उठाते हैं। इसकी वजाहत उन्होंने अपनी बेंटली कार की ख्वाहिश से की है। उन्हें $200,000 की बेंटली खरीदनी थी। आम आदमी या तो लोन लेता या अपनी सेविंग्स इस्तेमाल करता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक्सपैंड योर मीन्स की फिलॉसफी अप्लाई की। अपने एसेट से $200,000 निकालकर कार खरीदने के बजाय उन्होंने उस $200,000 को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया।
उस इन्वेस्टमेंट ने उनके लिए $450,000 बनाए। फिर उन्होंने उस प्रॉफिट में से कार खरीदी, कार पर लगने वाला टैक्स अदा किया और उनका असल $200,000 का एसेट भी महफूज रहा और बढ़ता रहा। उन्होंने एक लग्जरी चीज की ख्वाहिश को मजीद एसेट्स बनाने के लिए मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल किया। यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक रिसोर्स बन गई। तो इन सब बातों का क्या मतलब हुआ? इतने सारे आइडियाज हैं। अगर एक चीज लिसनर को याद रखनी हो तो वो क्या होगी? ऐसा लगता है कि असल पैगाम ये है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक मुकम्मल माइंडसेट शिफ्ट है। ये इस बारे में है कि हम लर्निंग, प्रॉब्लम्स, एसेट्स और अपने बजट को किस नज़र से देखते हैं। बिल्कुल, ये एक मुसलसल चलने वाला साइकिल है जिसे समझना जरूरी है। आप मसाइल हल करके ज्यादा पैसा बनाते हैं, IQ नंबर 1। फिर आप अपने उस पैसे को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए एक लीगल और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, IQ नंबर 2। और फिर आप एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, यानी बजट सरप्लस, जिससे आपके एसेट्स आपकी लायबिलिटीज खरीदें, IQ नंबर 3। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। आपको हमेशा अलर्ट और क्रिएटिव रहना पड़ता है। ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं, बल्कि गेट स्मार्ट एंड देन गेट रिच का प्लान है। और शायद ये किताब हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। क्या हमारा पर्सनल फाइनेंशियल प्लान आज की तेजी से बदलती हुई दुनिया के लिए डिजाइन किया गया है, या हम अभी भी उस गुजरी हुई दुनिया के उसूलों पर चल रहे हैं जहां एक सिक्योर जॉब और सेविंग्स ही काफी समझी जाती थी? ये एक ऐसी चीज है जिस पर सोचना जरूरी है। तस्वीर करें, अगस्त 2007 का दिन है। स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट्स नीचे गिर चुकी है। पूरी दुनिया में एक पैनिक का आलम है। हाँ, हर न्यूज़ चैनल पर बस यही ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है। फेडरल रिजर्व और दूसरे सेंट्रल बैंक्स वो इकोनॉमी में अरबों डॉलर्स इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि इस फाइनेंशियल मेल्टडाउन को रोका जा सके। लेकिन हर तरफ एक अजीब सी घबराहट है, एक अनसर्टनिटी का माहौल है। और इसी माहौल में टेलीविजन पर आपको फाइनेंशियल प्लानर्स की वही आम सी घिसी-पिटी एडवाइस सुनाई दे रही है। डोंट पैनिक, स्टे द कोर्स। हाँ, बिल्कुल। उनका मशवरा है, सेव मनी, गेट आउट ऑफ डेट, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म इन अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मतलब वही सेफ, प्रिडिक्टेबल बातें जो हर क्राइसिस में सुनने को मिलती हैं। बेसिकली आंखें बंद करके उम्मीद करो कि सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन इसी पैनिक के बीच एक अजीब सा, ऑलमोस्ट शॉकिंग कंट्रास्ट था। जिस दिन लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को डूबता देखकर घबराए हुए थे, इन सोर्सेज के ऑथर और उनकी वाइफ वो टल्सा, ओक्लाहोमा में एक $17 मिलियन का अपार्टमेंट हाउस खरीद रहे थे। एक मिनट, जिस दिन पूरी दुनिया अपनी दौलत बचा रही थी, ये लोग $17 मिलियन का नया डेट ले रहे थे। ये देखकर जहन में एक ही सवाल आता है, आर वी इवन लिविंग ऑन द सेम प्लैनेट? और यही सवाल, ये सारी गुफ्तगू की बुनियाद है। इसका जवाब है नहीं। उनकी रियलिटी डिफरेंट थी। क्यों? ऐसा क्या फर्क था? इस फर्क की वजह दो बहुत अहम फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, कंट्रोल और लेवरेज। आज हम इस तहकीक में यही समझेंगे कि ये दो चीज़ें फाइनेंशियल माइंडसेट और रिजल्ट्स को कैसे शेप करती हैं, खासतौर पर न्यू कैपिटलिज्म के इस दौर में जहां मनी के रूल्स फंडामेंटली बदल चुके हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये न्यू कैपिटलिज्म, ये क्या चीज़ है? इट साउंड्स अ बिट ऑमिनस। ये पुराने सिस्टम से बहुत डिफरेंट है। सोर्सेज के मुताबिक ये एक नया इकोनॉमिक सिस्टम है जो फंडामेंटली डेट और सेंट्रल बैंक्स के मैनिपुलेशन पर चलता है। इसकी कोई आसान मिसाल? सिंपल मिसाल ऐसी है जैसे कोई क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहा हो। यह सिस्टम चलता रहता है जब तक नया पैसा प्रिंट होता रहता है। इस सिस्टम ने आम वर्कर को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करने पर मजबूर कर दिया है जिन पर उनका ना कोई कंट्रोल है और ना ही कोई लेवरेज। जैसे म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल, जैसे 401Ks या म्यूचुअल फंड्स। जब मार्केट क्रैश होती है तो वो बेबस होकर सिर्फ देख सकते हैं। और इस सिस्टम में शायद अमीर होना भी एक इल्यूजन है। सोर्सेज में दो चार्ट्स का जिक्र है जो इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। हाँ, और व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज द स्केल ऑफ दिस इल्यूजन। सोर्सेज में दो चार्ट्स हैं, एक है डाउ इन डॉलर और दूसरा है डाउ इन गोल्ड। अच्छा, पहला चार्ट जो डॉलर्स में है वक्त के साथ ऊपर जा रहा है, जिसे देखकर लगता है कि वेल्थ क्रिएट हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है। लेकिन दूसरा चार्ट जो डाउ की वैल्यू सोने के हिसाब से दिखाता है वो उसी दौरान नीचे जा रहा है।
वेट अ मिनट, इसका मतलब ये है कि डाउ की प्राइस तो बढ़ रही है, लेकिन डॉलर की परचेजिंग पावर, उसकी असली वैल्यू, वो कम हो रही है। प्रिसाइजली। तो सालों से लोग जो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को बढ़ता देखकर खुश हो रहे हैं, वो शायद असल में गरीब हो रहे थे। अगर हम सोने के हिसाब से देखें, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। इट डज। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जैसे पाकिस्तान या इंडिया में लोग सोचते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई, लेकिन असल में शायद उनकी करेंसी की वैल्यू आधी हो गई हो। एग्जैक्टली। इट्स अ फील गुड इल्यूजन। और इसी इल्यूजन से निकलने के लिए लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, राइट? लेवरेज का सिंपल मतलब है डूइंग मोर विद लेस। अगर आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं तो वहां लेवरेज 1.1 है। आपका हर डॉलर सिर्फ $1 का काम कर रहा है। ओके, लेकिन ऑथर के उस $17 मिलियन के अपार्टमेंट हाउस में बैंक ने 80% पैसा लगाया, यानी $13.6 मिलियन। उनका लेवरेज था 1.4, 1:4। हाँ, अपने हर $1 पर बैंक ने $4 इन्वेस्ट किए हैं। ये है अदर पीपल्स मनी या ओपीएम की पावर। मैं अभी भी थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। हर फाइनेंशियल गुरु, हर पेरेंट कहता है कि डेट बुरा है, कर्ज से दूर रहो, और यहाँ ऑथर कह रहे हैं कि बैंक से 80% डेट लेकर इन्वेस्ट करो। ये तो बिल्कुल उल्टा मशवरा है। इसमें रिस्क नहीं है? ये एक ब्रिलियंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमारे कोर बिलीव्स को चैलेंज करता है। सोर्स एक क्रिटिकल पॉइंट उठाता है। रिस्क लेवरेज में नहीं है, रिस्क कंट्रोल की कमी में है। कंट्रोल की कमी में। हाँ, उन्होंने एक जबरदस्त एनालॉजी इस्तेमाल की है। यूजिंग लेवरेज टू इन्वेस्ट इन समथिंग यू डू नॉट कंट्रोल वुड बी लाइक बाइंग अ कार विदाउट अ स्टीयरिंग व्हील एंड देन स्टम्पिंग ऑन द गैस पेडल। वाओ! मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ऐसा ही है। आप स्पीड तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। और गाड़ी क्रैश हो सकती है। बनता है। अजीब लगता है, बिल्कुल, लेकिन इसके पीछे लॉजिक है। इसकी 3 वजूहात दी गई हैं। पहली, नेटवर्थ अक्सर ओपिनियंस पर मबनी होती है, फैक्ट्स पर नहीं। ठीक है। दूसरी, ये ऐसी पोजेशंस पर बेस्ड हैं जिनकी वैल्यू गिर रही है, जैसे कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। हाँ, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह, ये अक्सर डॉलर की वैल्यू गिरने से बढ़ती है, एसेट की इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ने से नहीं। वही डाउन इन गोल्ड वाली बात। ओके, अगर नेटवर्थ इंपॉर्टेंट नहीं, तो फिर आखिर वैल्यू आती कहाँ से है? ऑथर के उस अपार्टमेंट हाउस की वैल्यू किस चीज से आती थी, अगर मार्केट से नहीं? उसकी वैल्यू आती थी कैश फ्लो से, यानी टेनेंट्स के दिए गए रेंट से, और कैश फ्लो उनके कंट्रोल में था। कंट्रोल में कैसे? इस कंट्रोल को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 कॉलम्स के जरिए बेहतर समझ सकते हैं। पहला है इनकम। आप नए वॉशर्स और ड्रायर्स लगाकर या प्रॉपर्टी को आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करके रेंट बढ़ा सकते हैं। यह आपके कंट्रोल में है। ठीक है, इनकम तो आम सी बात है, लेकिन बाकी कॉलम्स जैसे एक्सपेंसेस, वो कैसे कंट्रोल होते हैं? दूसरा कॉलम है एक्सपेंस। आप बेटर मैनेजमेंट, एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग या वाटर कंजर्वेशन के जरिए ऑपरेशनल कॉस्ट कम कर सकते हैं। अच्छा, इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा। बिल्कुल। तीसरा है लायबिलिटीज। आप डेट को ऐसी टर्म्स पे रीफाइनेंस कर सकते हैं जहां इंटरेस्ट रेट कम हो, जिससे आपकी मंथली पेमेंट कम हो जाए। राइट। और चौथा है एसेट्स। जब आप पहले 3 कॉलम्स को अक्लमंदी से कंट्रोल करते हैं तो एसेट की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाती है, मार्केट से इंडिपेंडेंट होकर। यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, लेवरेज को कंट्रोल के साथ जोड़ना। ठीक है, तो कंट्रोल और लेवरेज का कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। ये एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट है, लेकिन ऐसी $17 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए जो हम आम लोगों के पास नहीं होती। शायद इसका जवाब अगले हिस्से में है। बिल्कुल। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये समझना कि फाइनेंशियल सक्सेस का आधार इन्फॉर्मेशन है। ऑथर अपने वियतनाम वॉर के एक्सपीरियंस से शुरू करते हैं। उनका सेकेंडरी जॉब स्क्वाड्रन के टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का था। ओके। वहां उन्हें एहसास हुआ कि सही इन्फॉर्मेशन लाइफ और डेथ का मामला हो सकती है। गलत इन्फॉर्मेशन की बेस पर लिए गए डिसीजन से सिर्फ पैसा नहीं, जानों का नुकसान हो सकता था। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। जैसे जंग में गलत इन्फॉर्मेशन से जान जा सकती है, वैसे ही फाइनेंशियल वर्ल्ड में गलत इन्फॉर्मेशन से आपकी दौलत तबाह हो सकती है। और हम इन्फॉर्मेशन एज में रह रहे हैं जहां
इंफॉर्मेशन खुद सबसे बड़ा एसेट है। माई स्पेस और यूट्यूब की मिसालें दी गई हैं। चंद नौजवानों ने सिर्फ इन इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के लेवरेज से अरबों डॉलर्स बना लिए हैं। उनके पास फैक्ट्रीज नहीं थी, सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। एग्जैक्टली। लेकिन इस दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि आम इंसान के लिए काम की चीज निकालना, नॉइज से सिग्नल को अलग करना बहुत मुश्किल है। यहां मिलिट्री का तरीका काम आता है, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना। 4 अहम क्लासिफिकेशंस हैं। पहला, फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियंस। ये तो बहुत जरूरी है। इसका कोई एग्जाम्पल? जरूर। स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, ये एक ओपिनियन है, एक प्रिडिक्शन है। ओके। लेकिन मुझे इस प्रॉपर्टी से हर महीने $500 का पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, ये एक फैक्ट है। फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा फैक्ट्स पर लेने चाहिए। राइट। दूसरा क्लासिफिकेशन है ट्रेंड्स। इंफॉर्मेशन को वक्त के साथ जोड़कर देखना, इससे फ्यूचर के बारे में बेहतर अंदाजा लगाया जा सकता है। तीसरा है क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्स। इंफॉर्मेशन आ कहां से रही है? क्या वो एक सेल्स पर्सन है जिसका अपना कमीशन है, या एक एक्चुअल इन्वेस्टर जो खुद उस गेम में है? बिल्कुल। और चौथा, इनसाइडर इंफॉर्मेशन। पब्लिक कंपनी के बारे में जब तक न्यूज़ अखबार में आती है, इनसाइडर्स पहले ही उस इंफॉर्मेशन पर ट्रेड कर चुके होते हैं। आप हमेशा पार्टी में लेट आते हैं। सोर्सेज में इस सिलसिले में एक बहुत ही जबरदस्त और सिनेमैटिक कहानी है। कैन यू वॉक अस थ्रू इट? ये कहानी, ये इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। वियतनाम में जब जंग की सूरत हाल खराब हो रही थी, ऑथर ने देखा कि लोग हारने के डर से अपनी लोकल करेंसी पैस्टर और यहां तक कि अमेरिकन डॉलर्स देकर तेजी से गोल्ड खरीद रहे हैं। ये क्लियर ट्रेंड था। अच्छा। उन्हें लगा कि उनके पास एक इन्फॉर्मेशन एडवांटेज है। सो ही थॉट ही फाउंड अ मार्केट इनएफिशिएंसी, एक चांस फॉर अ ह्यूज आर्बिट्राज। उनका प्लान क्या था? उनका प्लान था कि वो हेलीकॉप्टर लेकर दुश्मन के इलाके में जाएं जहां गोल्ड माइनर्स काम करते थे। उनकी अजम्पशन थी कि इन माइनर्स को मार्केट की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, वो बेखबर होंगे और इस पैनिक का फायदा उठाकर उनसे सस्ता सोना खरीद सकते हैं। लेकिन वहां उनका सामना एक बुरी औरत से हुआ, जो शायद पढ़ी लिखी भी नहीं थी, और वो एक छोटी सी दुकान चलाती थी। जी हाँ। Wait, an uneducated old woman in a remote village outsmarted a top secret information officer. How? उस औरत ने उन्हें गोल्ड वर्ल्ड प्राइस से $1 भी कम में देने से साफ इनकार कर दिया। वजह? उस औरत के पास इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंटेलिजेंस थी। इंटेलिजेंस? हाँ, उसे ना सिर्फ लोकल मार्केट बल्कि ग्लोबल मार्केट्स की भी पूरी खबर थी। वो जानती थी कि पैनिक की वजह से लोग करेंसी से भागकर गोल्ड की तरफ आएंगे और उसके एसेट की डिमांड बढ़ेगी। उसने ट्रेंड को समझा, उसने ह्यूमन साइकोलॉजी को समझा, उसके पास कॉन्टेक्स्ट था। ये कहानी तो जबरदस्त है। एक अनपढ़ औरत ने एक पढ़े लिखे अमेरिकन ऑफिसर को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबक सिखा दिया। ये इस बात का सबूत है कि फाइनेंशियल विजडम सिर्फ किताबों या डिग्री से नहीं आती। इस वाक्य से 3 अहम सबक मिले। पहला, गोल्ड जैसी ग्लोबल मार्केट्स हर जगह एक जैसी कीमत रखती हैं। यहाँ इनसाइडर एडवांटेज मिलना मुश्किल है। लेकिन रियल एस्टेट जैसी लोकल मार्केट्स में एक स्मॉल इन्वेस्टर के पास बेहतर लोकल इन्फॉर्मेशन की वजह से हमेशा एक एज हो सकता है। ओके। दूसरा, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड को फॉलो करने से पैसा बनता है, डिस्काउंट मांगने से नहीं। अगर उन्होंने उस दिन उस औरत से वर्ल्ड प्राइस पर भी सोना खरीद लिया होता तो कुछ सालों में उसकी कीमत कई गुना बढ़ गई थी। और तीसरा और सबसे अहम सबक, इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस में फर्क है। इंफॉर्मेशन सिर्फ डेटा है, फैक्ट्स हैं। इंटेलिजेंस का मतलब है उस इंफॉर्मेशन को एक मायने देना, उसे कॉन्टेक्स्ट में समझना, पैटर्न्स देखना और उसकी बुनियाद पर अक्लमंदाना फैसले करना। उस औरत के पास इंटेलिजेंस थी। तो इस सब का आज के इन्वेस्टर के लिए क्या मतलब है? जब मार्केट्स क्रैश होती हैं, आम इंसान इस इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई कर सकता है? इसका मतलब है कि पैनिक करने के बजाय बड़े ट्रेंड्स को देखें। सोर्सेज में कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स का जिक्र है जिन पर गौर किया जा सकता है, जैसे ऑयल। डेवलपिंग कंट्रीज में आती प्रॉस्पेरिटी की वजह से इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। राइट। ये एक यूनिक एसेट है। ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है जो यूज हो जाता है, और एक प्रेशियस मेटल भी। इसकी कंजप्शन ज्यादा है और सप्लाई कम, जो इसे एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाती है।
और तीसरा ट्रेंड है हाउसिंग। ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से खासकर रेंटल प्रॉपर्टीज के लिए लॉन्ग टर्म डिमांड ऊपर ही है। जब लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो रेंट करते हैं। हाँ, ये ट्रेंड लैंडलॉर्ड्स के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन ये आम पाकिस्तानी या इंडियन माइंडसेट से बिल्कुल अलग है, जो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद कर उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं। यहाँ फोकस कैश फ्लो पर है। बिल्कुल। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि कोई एसेट, चाहे वो स्टॉक हो, रियल एस्टेट हो या गोल्ड, वो आपको अमीर नहीं बनाता। उस एसेट के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन, उस पर आपका कंट्रोल और आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपको अमीर या गरीब बनाती है। तो आज हमने देखा कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ पैसा बचाने या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का नाम नहीं है। असली गेम वो कंट्रोल, लेवरेज और सबसे बढ़कर हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन और उसे अक्लमंदी से प्रोसेस करने की इंटेलिजेंस का है। जो बात वियतनाम की उस अनपढ़ औरत को पता थी, वो शायद बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स को नहीं पता होती, कि जब लोग डर में होते हैं तो वो गवर्नमेंट की बनाई हुई करेंसी से भागकर असली एसेट्स जैसे गोल्ड की तरफ आते हैं। ये एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो सिर्फ फैक्ट से नहीं बल्कि ट्रेंड्स, हिस्ट्री और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने से आती है। बिल्कुल। हम इस डिस्कशन को एक सवाल पर खत्म करते हैं। जब भी कोई अगला फाइनेंशियल डिसीजन लिया जाए तो खुद से ये पूछा जाना चाहिए, ये फैसला किन फैक्ट्स पर मबनी है और किन ओपिनियंस पर। इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कितना क्रेडिबल है और इस फैसले पर मेरा कितना कंट्रोल है। शायद इन सवालों के जवाब एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद दें। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए आज हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के एक बहुत ही बुनियादी मगर अक्सर नज़रअंदाज किए जाने वाले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। पैसे की इंटेग्रिटी। और यहाँ इंटेग्रिटी का मतलब सिर्फ ईमानदारी नहीं है। नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की हेल्थ और मजबूती है। सही। बिल्कुल। हम इन सोर्सेस की बुनियाद पर देखेंगे कि फाइनेंशियल इंटेग्रिटी असल में है क्या, और ये उन 5 फाइनेंशियल इंटेलिजेंसेस से कैसे जुड़ी हुई है। और इसके अलावा हम इस बात की गहराई में भी जाएंगे कि हमारा दिमाग, हमारी जहनियत और सबसे बढ़कर हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली हमारा एनवायरनमेंट, हमारी फाइनेंशियल जीनियस को कैसे शेप करता है या फिर दबा देता है। तो चलिए शुरुआत लफ्ज इंटेग्रिटी से ही करते हैं। ठीक है। सोर्स के मुताबिक इसके 3 मतलब हैं। साउंडनेस यानी मजबूती, हाँ, इनकरप्टिबिलिटी यानी खरापन, और कंप्लीटनेस, मुकम्मल होना। हाँ, मुकम्मल होना। इसे आम फहम जबान में समझाने के लिए एक कार की मिसाल दी गई है। बहुत अच्छी मिसाल है। अगर एक कार का इंजन ठीक है, टायर्स भी ठीक है, लेकिन उसका फ्यूल सिस्टम खराब है, तो वो कार बेकार है। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम मुकम्मल नहीं है, उसमें इंटेग्रिटी नहीं है। और यही मिसाल बिल्कुल ठीक हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर भी आती है। अच्छा? हमने 5 फाइनेंशियल आईक्यूज की बात की थी, है ना? हाँ, की थी। उन्हें इस कार के मुख्तलिफ हिस्सों की तरह समझें। जैसे पहला, ज्यादा पैसा बनाना, वो इंजन हो गया। एग्जैक्टली। दूसरा, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना, मसलन टैक्स से बचाना, ये बॉडी है। राइट। तीसरा, पैसे की बजटिंग करना, ये फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम है। सही। चौथा, पैसे को लेवरेज करना, यानी दूसरों के पैसे को इस्तेमाल करना, ये कार का गियर बॉक्स है। और पांचवा, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बेहतर बनाना, डैशबोर्ड। हाँ, ये आपका डैशबोर्ड है जो आपको सब कुछ बताता है। ये तो 5 उंगलियों की तरह है, एक भी कमजोर हो तो मुट्ठी नहीं बनती। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा पैसा बनाना ही असल फाइनेंशियल आईक्यू है। हाँ, बस वही सब कुछ है। लेकिन बाकी 4 के बगैर तो वो पैसा हाथ से रेत की तरह निकल जाता है। तो जब इनमें से एक भी हिस्सा कमजोर हो तो हम कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेग्रिटी टूट गई है। हाँ, और इसके सिम्टम्स बहुत बहुत वाज़ेह होते हैं। कम आमदनी, बहुत ज्यादा कर्ज और मुस्तकिल माली दबाव। किताब में इसकी एक बहुत जबरदस्त मिसाल है। ऑथर के एक दोस्त हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं, लेकिन उनके पास टैक्स प्रोटेक्शन का कोई प्लान नहीं है। यानी फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 2 कमजोर है। कमजोर है, उनकी बजटिंग खराब है, यानी आईक्यू नंबर 3 में मसला है। ठीक है।
और वो रियल एस्टेट को लेवरेज समझती हैं, जबकि वो असल में उनके लिए एक लाइबिलिटी बनी हुई है। लेकिन वो और उनके शौहर मेहनती भी हैं और ईमानदार भी, तो फिर हमेशा क्रेडिट कार्ड के बिल्स और बच्चों की कॉलेज फीस के लिए परेशान क्यों रहते हैं? यही तो इस कॉन्सेप्ट का मतलब मरकजी ख्याल है। सही। ईमानदारी जरूरी है, लेकिन काफी नहीं। उनकी परेशानी की बुनियाद है फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 5, इंफॉर्मेशन की कमी। अच्छा। उनके पास अपना पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होता है। जो आपकी माली सेहत की पूरी तस्वीर दिखाता है। बिल्कुल। जब आप बैंक जाते हैं तो वो आपसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगता है ना? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। हाँ, ये आपकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का सबूत है। तो ऐसी इंटेग्रिटी सिर्फ जाती मामलात में नहीं, बल्कि बिजनेसेस में भी देखी जाती है। जरूर। मैं सोच रही थी कि वॉरेन बफेट जैसे लोग शायद यही चीज तलाश करते हैं जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। आपने बिल्कुल सही सोचा। सोर्स में वॉरेन बफेट के इंट्रिंसिक वैल्यू के कॉन्सेप्ट का जिक्र है। वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी मजबूत हो, और इस इंटेग्रिटी को परखने के लिए वो बुनियादी तौर पर 4 चीजें देखते हैं। ओके। पहली है नीश, यानी उस बिजनेस के पास कोई ऐसी खास चीज है जो उसे भीड़ से अलग करती है। जैसे कोका कोला का ब्रांड। एग्जैक्टली। सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है, अगर आप एक ब्रांड नहीं हैं तो आप एक कमोडिटी हैं। यानी एक आम सी चीज। हाँ, जिसकी कोई खास पहचान नहीं। दूसरा पॉइंट है लेवरेज। इसकी थोड़ी वजाहत करें। लेवरेज का मतलब है कि क्या वो बिजनेस अपने मालिक के बगैर चल सकता है। अच्छा। एक डॉक्टर जो खुद मरीज देखता है, वो प्रोडक्ट खुद है। उसकी आमदनी उसके वक्त से बंधी हुई है। राइट। ये बिजनेस तो है, लेकिन उसमें लेवरेज नहीं है। लेकिन अगर वही डॉक्टर कोई ऐसी दवा इजाद कर ले जो फैक्ट्रीज में बन सकती हो, तो उसकी इंटेलिजेंस लेवरेज हो गई। करेक्ट। अब वो अपने फिजिकल प्रेजेंस के बगैर भी कमा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका बिजनेस आपके बगैर नहीं चल सकता, तो वो बिजनेस नहीं बल्कि एक हाई पेइंग जॉब है। बेसिकली। ठीक। तीसरा पॉइंट है एक्सपेंडेबिलिटी। ये तो नाम से ही जाहिर है। हाँ, बिजनेस को कितना बढ़ाया जा सकता है। जैसे रिच डैड पुअर डैड किताब को 109 ममालिक में फैलाया गया। ये एक ऐसी लेवरेज है जिसे आसानी से स्केल किया जा सकता है। और आखिर में चौथी चीज है प्रिडिक्टेबिलिटी। यानी आमदनी कितनी मुस्तकिल है। बिल्कुल। बिजनेस में अचानक से बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, बल्कि एक ऐसी कंसिस्टेंसी हो कि पैसा घड़ी की तरह पाबंदी से आ रहा हो। सही। ये 4 चीजें मिलकर एक बिजनेस की असली यानी इंट्रिंसिक वैल्यू बनाती हैं। ये तो हुई एक मजबूत बिजनेस की निशानियां। लेकिन एक शख्स अपनी जाती फाइनेंशियल लाइफ में ऐसी मजबूती कैसे लाए? अक्सर इसका ताल्लुक हमारी बुनियादी जहनियत से होता है, जो बचपन में ही बन जाती है। बिल्कुल। किताब में इसकी एक बहुत पर्सनल मिसाल दी गई है, जिससे ये बात समझना और आसान हो जाता है। हाँ, यहाँ ऑथर अपने बचपन का किस्सा बताते हैं कि वो एक ऐसे इलाके में रहते थे जहाँ उनके स्कूल के दोस्त अमीर घरानों से थे। राइट। स्कूल जाकर उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो एवरेज हैं और उनका खानदान गरीब है। उनके दोस्त ब्रिज के उस पार रहते थे, एक ऐसी दुनिया में जहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अलग था। और इससे एवरेज होने के एहसास ने हाँ, इसी एहसास ने उन्हें एवरेज एडवाइस से दूर रहने पर मजबूर किया। एवरेज एडवाइस से क्या मुराद है? वही मशवरे जो हम सब सुनते हैं। अपनी चादर देखकर पांव फैलाओ, लिव बिलो योर मीन्स। और सबसे बढ़कर डाइवर्सिफाई करो। बिल्कुल। लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन जहालत से बचने का एक तरीका है। अच्छा। ये उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। असल प्रोफेशनल जो अपने काम को समझते हैं, वो फोकस करते हैं, डाइवर्सिफाई नहीं करते। माइंडसेट का फर्क है। एग्जैक्टली। माइंडसेट का फर्क है। और ये माइंडसेट हमारे दिमाग से ही तो बनता है ना? वहीं से बनता है। सॉसेज में दिमाग के 3 बुनियादी हिस्सों का जिक्र है, जो हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। हाँ, पहला है लेफ्ट ब्रेन। लॉजिक वाला। लॉजिक लिखने और बोलने के लिए स्कूल में ए ग्रेड लेने वाले स्टूडेंट्स का यह हिस्सा बहुत मजबूत होता है। फिर है राइट ब्रेन। क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे ताकतवर है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचता ही नहीं, सीधा रिएक्ट करता है। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। हाँ, लड़ो, भाग जाओ या बिल्कुल सुन्न हो जाओ।
जब हम पर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ता है तो हमारे फैसले अक्सर इसी हिस्से से कंट्रोल होते हैं, ना कि हमारे लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन से। यहाँ पर एक बात मुझे बहुत हैरानकुन लगी कि एक इंसान दिमाग के एक हिस्से में जीनियस और दूसरे में बिल्कुल अनाड़ी हो सकता है। हो सकता है। इसकी वजह क्या है? यही तो बैटल ऑफ द ब्रेन्स है, दिमाग की अंदरूनी जंग। किताब में एक हार्वर्ड के लॉयर की मिसाल है। अच्छा। वो अपने लेफ्ट ब्रेन में तो जीनियस है, हर दलील जीत सकता है, लेकिन वो अपनी जॉब बदलना चाहता है क्योंकि वो उससे खुश नहीं, मगर बदल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस दिमाग उसे रोक रहा है। उसे नाकाम होने और पैसा ना कमा पाने का डर है। सही। उसका लॉजिकल माइंड जानता है कि तब्दीली जरूरी है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड सिक्योरिटी चाहता है और उसे आगे बढ़ने नहीं देता। ये बैटल ऑफ द ब्रेन्स वाली बात तो मैंने खुद महसूस की है। कई बार आपको पता होता है कि क्या करना सही है, लेकिन कोई अनदेखी कुव्वत आपको रोक लेती है। हाँ बिल्कुल। वो दरअसल हमारा सबकॉन्शियस डर ही होता है। बिल्कुल। और इस डर को शेप करने में हमारे माहौल का बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ मिरर न्यूरॉन्स का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा। साइंस कहती है कि इंसान वही सीखता है जो वो देखता है। हमारा दिमाग उन लोगों के पैटर्न्स को कॉपी करता है जिनके साथ हम रहते हैं। सोर्सेस के मुताबिक अमीर, मिडिल क्लास और गरीब लोगों की फाइनेंशियल डायलेक्ट्स या बोलियां अलग-अलग होती हैं। मिडिल क्लास कहता है डाइवर्सिफाई करो और महफूज रहो, जबकि अमीर कहता है पैसा बनाने के फन को एंजॉय करो और फोकस करो। एग्जैक्टली। तो इस सब का निचोड़ ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपना माहौल बदलना होगा। जरूरी है। आपका माहौल आपका सबसे बड़ा उस्ताद है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे माहौल में वक्त गुजारें जो आपके तीनों ब्रेन्स को, लॉजिकल, क्रिएटिव और सबकॉन्शियस को ग्रो करने में मदद दे। तो अब तक हमने समझा कि फाइनेंशियल इंटेग्रिटी एक सिस्टम है और इस सिस्टम को चलाने वाला हमारा दिमाग है। राइट। लेकिन हमारा दिमाग हमारे माहौल से बहुत आसानी से मुतासिर हो जाता है। तो अगर हमारा दिमाग हमारे माहौल से इतना मुतासिर होता है तो इसका साफ मतलब है कि सही माहौल चुनकर हम अपने सबकॉन्शियस डर पर काबू पा सकते हैं। हाँ, और इसी सिलसिले में किताब कुछ अहम ट्रांजिशनल एनवायरनमेंट्स का जिक्र करती है। यानी ऐसे माहौल जहां आप जाकर अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं। मसलन नेटवर्क मार्केटिंग। अच्छा। आमतौर पे लोग इसे सिर्फ प्रोडक्ट बेचना समझते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका असल फायदा सेल्स स्किल्स और रिजेक्शन को हैंडल करना सीखना है। एग्जैक्टली। ये आपके सबकॉन्शियस डर पर काबू पाने की बेहतरीन ट्रेनिंग है। जब आप बार बार ना सुनते हैं तो आपका डर कम हो जाता है। सही। दूसरा माहौल है सेमिनार्स और कोचिंग। ऐसे एक्सपर्ट से सीखना जो खुद वो काम कर रहे हैं जो वो सिखा रहे हैं, ना कि वो जो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। इससे आपको रियल वर्ल्ड नॉलेज मिलती है। और तीसरा, कैश फ्लो क्लब्स, जहां आप हम ख्याल लोगों से मिलते हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, ये माहौल आपके मिरर न्यूरॉन्स को पॉजिटिव सिग्नल्स देता है। ठीक है। इन सोर्सेज में एक बहुत अहम सवाल उठाया गया है कि एक एंटरप्रेन्योर में ऐसी क्या खास बात होती है। और जवाब बहुत सादा सा है लेकिन गहरा। क्या? एंटरप्रेन्योर्स में दो खसूसियत होती हैं, इग्नोरेंस एंड करेज, यानी जहालत और हिम्मत। ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि बस आंखें बंद करके किसी भी काम में कूद पड़ें। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ इग्नोरेंस का मतलब बेवकूफ़ी नहीं है। इसका मतलब है ओवर एनालिसिस से बचना। हर चीज के बारे में हद से ज्यादा ना सोचना। हाँ। और करेज का मतलब है डर के बावजूद कदम उठाना। इसकी एक बेहतरीन मिसाल दो हेयर स्टाइलिस्ट की दी गई है। ओके। एक बहुत टैलेंटेड और तजुर्बेकार है, न्यूयॉर्क से ट्रेनिंग ली है, लेकिन हिम्मत की कमी की वजह से अपना सैलून खोलने से डरता है। वो हमेशा परफेक्ट प्लानिंग करता रहता है। हाँ, सही वक्त का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता। और दूसरी तरफ एक न्यू हेयर स्टाइलिस्ट है जो पहले फ्लाइट अटेंडेंट थी। राइट। उसके पास एक्सपीरियंस कम है लेकिन हिम्मत बहुत है। उसने एक्शन लिया और अपना शानदार सैलून खोल लिया। हो सकता है वो फेल हो जाए। स्टैटिस्टिक्स तो यही कहते हैं कि 90% नए बिजनेसेस नाकाम हो जाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि उसने कोशिश की। बिल्कुल। असली दुनिया में हिम्मत अच्छे ग्रेड से कहीं ज्यादा अहम है। और आखिर में फीडबैक की अहमियत। जिंदगी आपको मुसलसल फीडबैक दे रही है। सही। अगर क्रेडिटर्स कॉल कर रहे हैं, ये इस बात का फीडबैक है कि आपका बजटिंग सिस्टम यानी IQ नंबर 3 कमजोर है।
आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक फीडबैक है। कामयाब लोग इस फीडबैक को सुनते हैं, नाकाम लोग इसे शोर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज की इस गुफ्तगू का खुलासा ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फाइनेंशियल इंटेग्रिटी का एक मुकम्मल सिस्टम है जहां आपके पांचों फाइनेंशियल आईक्यूज एक साथ हमाहंगी से काम करते हैं। हमने देखा कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस डर और हमारा माहौल हमारी कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट या फिर सबसे बड़ा सपोर्ट बन सकता है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और याद रखें, असल तरक्की एवरेज एडवाइस पर अमल करने से नहीं मिलती, राइट। बल्कि अपनी जीनियस को पहचान कर हिम्मत के साथ नए माहौल में कदम रखने और जिंदगी के दिए हुए फीडबैक को सुनकर खुद को बेहतर बनाने से मिलती है। इस गुफ्तगू के इख्तिताम पर हम बस एक सवाल छोड़े जा रहे हैं। आपका मौजूदा माहौल आपकी फाइनेंशियल जीनियस को डेवलप कर रहा है या उसे दबा रहा है? हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगली मुलाकात तक हमेशा नया सीखने की जुस्तजू में रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।